जय हिंद दोस्तों। आज हम स्टार्ट करते हैं एक नया पेपर जो प्रीवियस ईयर हुआ है आपका 19 दिसंबर 2016 को। जी हाँ, 19 दिसंबर 2016 को यह पेपर हुआ है आपका यूपी टेट का। कब? 19 दिसंबर 2016। 2016 में दो पेपर हुए थे, तो यह दूसरा वाला है आपका, जो कि दिसंबर मंथ में हुआ था 19 तारीख को। तो आइए चलते हैं अपने इस नए पेपर की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वह आपका यह है कि शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि क्या है। शिक्षक की एक टीचर की सबसे बहुमूल्य निधि क्या है? या उसकी सेवा होगी, या वेतन होगा, गर्व होगा, या छात्रों का विश्वास होगा। तो इसका राइट आंसर क्या है? छात्रों का विश्वास। यह क्या है? ईवीएस पेडागॉगी। ओके, या ईवीएस पेडागॉगी क्वेश्चन बहुत कम आते हैं ऐसे यूपी टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता। परिकल्पना जो है उसे बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है। तो वह एक है, क्या है? परिकल्पना एक क्या है आपकी? या आपका सिद्धांत है, कानून है, खोज है, या मूल संकल्पना है। तो इसका राइट आंसर है सिद्धांत। परिकल्पना क्या है? एक सिद्धांत। क्योंकि यह जो होता है सिद्धांत क्या है, किसी परिकल्पना को बार बार निरीक्षण व परीक्षण करने के बाद जब इस बात का पता हो जाता है कि यह परिकल्पना सार्वभौमिक रूप से सत्य है, तो यह सिद्धांत का रूप ग्रहण कर लेता है। क्या? सिद्धांत का रूप ग्रहण कर लेता है। जैसे सूर्य क्या होता है? पूरब से निकलता है। यह क्या सिद्धांत बन गया? परिकल्पना थी, बार बार इसका अवलोकन किया गया, यह एक सार्वभौमिक सत्य बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि, सबसे अच्छी उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी है इन चारों में से? विचार गोष्ठी एवं श्रुतलेख, या श्रुतलेख एवं दिया गया कार्य, विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना, या व्याख्यान एवं श्रुतलेख। विचार गोष्ठी, इसमें क्या होता है? छात्र हमेशा आदान प्रदान करते हैं, किसका? कार्यों का। इसमें विचार जो भी विचार होते हैं विचार गोष्ठी में, इसमें छात्र आपस में आदान प्रदान करते हैं। लेकिन श्रुतलेख की वजह से यह आंसर नहीं हो सकता। श्रुतलेख एवं दिया गया कार्य, ये भी नहीं होगा। विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना, ये आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। श्रुतलेख तो होगा ही नहीं। ओके, विचार गोष्ठी, इसमें क्या होता है? छात्र आदान प्रदान करते हैं अपने जो भी उनके विचार होते हैं। इससे क्या होता है? इससे जो वातावरण से होता है, बच्चे वातावरण से जुड़ पाते हैं, क्योंकि अपने विचारों जो जिस वातावरण में वह रहते हैं वह सबका अलग अलग होता है, और अपने विचारों को वह एक दूसरे तक आदान प्रदान करते हैं। और कार्य योजना, इसमें क्या होता है? इसमें योजना बनाया जाता है। किसी भी कार्य को प्रारंभ करने के पहले किसी भी कार्य की क्या होती है? योजना बनाई जाती है। तो उसमें भी क्या होता है? गृह कार्य जो भी दिया जाता है जिसमें योजना बनाना तथा शारीरिक श्रम, इसमें ये सब निहित होता है। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या है? विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पिछले पेपर जो मैंने आपको कराए हैं 2019 हो या 18, उसमें भी यह क्वेश्चन ग्रीन हाउस से रिलेटेड देखा गया है। तो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, इसमें पूछा है। कार्बन डाइऑक्साइड आपकी है CO2, उसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड, ये भी आपकी क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। मीथेन भी है, लेकिन आपकी हीलियम He जो है वह ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैस में होता क्या है कि यह वातावरण या जलवायु में परिवर्तन और अंततः भूमंडलीय ऊष्मीकरण के लिए उत्तरदायी होता है। इसमें आपकी बात किया जाए तो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है, CO2, उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड होता है, मीथेन होता है, इसके अलावा आपका जलवाष्प, ओजोन वगैरह होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। इनका उत्सर्जन होता है ग्रीन हाउस गैस से। और इन गैसों का उत्सर्जन आम प्रयोग के लिए जो उपकरण प्रयोग किए जाते हैं हम लोग के घरों में ज़्यादातर, जैसे कार वगैरह हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया है, इससे क्या होता है? इनसे भी आदि से ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि प्रदूषण का मापन इकाई किसके द्वारा है?
ध्वनि प्रदूषण, तो ध्वनि प्रदूषण की मापन उपाय जूल है, न्यूटन है, नैनो इकाई है या डेसीबल है। तो सबको मालूम है ध्वनि प्रदूषण डेसीबल में नापा जाता है और इसकी यूनिट जो है वो स्मॉल डी और कैपिटल बी में लिखी जाती है। ओके, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है कि ध्वनि प्रदूषण की इकाई डेसीबल को कैसे प्रदर्शित किया जाता है। अगर बात की जाए तो सामान्य श्रवण शक्ति वालों के लिए 25 से 30 dB ध्वनि प्रदूषण होता है। सबसे मतलब अत्यंत धीरे जो ध्वनि होती है उसे 5 dB कहते हैं और जो अत्यंत तेज वो 95 से आपका 120 dB होता है। कितना? 95 से 120 dB अत्यंत तेज ध्वनि में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है? किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है? तो यह आंसर है आपका यू आकार की घाटी। इसका जो नामकरण है वह यू के आधार पर, अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर हुआ यू आकार की घाटी। इसकी मतलब जो आकृति है घाटी की वह यू आकार की ही है। नेक्स्ट है कि निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? इनमें से कौन सी नदी आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ताप्ती, सुवर्णरेखा, नर्मदा या फिर सिंधु? तो बात की सुवर्णरेखा या स्वर्णरेखा नदी बंगाल की खाड़ी में आपकी गिरती है, इसे स्वर्णरेखा नदी भी कहते हैं। यह कहाँ से? ये भारत के झारखंड राज्य में बहती है, एक पहाड़ी नदी है। कहाँ? भारत के झारखंड राज्य में। ओके, सुवर्ण रेखा इस नदी का नाम है। भारत के झारखंड में पहाड़ी नदी है जो कि बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता है, अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय हो सकता है। राकेश जो कक्षा 5 का स्टूडेंट है वह पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता है, अतः उसके लिए सबसे उपयोगी क्या होगा, क्या सुधार के लिए उसके लिए किया जा सकता है? प्रधानाध्यापक की जानकारी मिलाना, मतलब प्रधानाध्यापक को बता देना चाहिए अध्यापक को, या खेल की कक्षा में जाने पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए, या उसकी अनियमितताओं के कारण को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना चाहिए, या उसकी अनियमितताओं को लिखित जानकारी माता पिता को देना चाहिए। तो इसके लिए हम उसे दंडित तो करेंगे नहीं, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे, आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट होगा। उसकी अनियमितताओं मतलब हम कारण जानेंगे कि आखिर उसने क्यों होमवर्क नहीं किया और हम उसे उसका पता लगाकर निदान करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? ऐसा कौन सा शहर है मध्य प्रदेश में जो झीलों का शहर कहलाता है? और याद रखिएगा मध्य प्रदेश यानी भारत का जो हृदय है उसमें ऐसा कौन सा शहर है जो झीलों का शहर कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है आपका कौन सा है? भोपाल। जी हाँ, भोपाल। यहाँ पे क्या है, लोअर लेक और अपर लेक जैसी दो सुंदर झीलों के कारण भोपाल को झीलों का शहर कहते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? यूरोप को अफ्रीका से कौन अलग करता है? कौन सा सागर? तो वह सागर कौन सा है आपका? लाल सागर, अरब सागर, काला सागर या भूमध्य सागर? तो वह कौन सा है आपका? भूमध्य सागर, या अफ्रीका को यूरोप से अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस। देखिए ओजोन परत या ओजोन से भी संबंधित काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं आपके प्रीवियस ईयर में भी, यानी या एक क्वेश्चन दे सकता है आपको, याद रखिएगा। तो ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। और याद रखिएगा इस साल की इसकी थीम वगैरह सब देख के जाइएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है।
किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं, इससे भी बहुत ही अपमानीय कि एक क्वेश्चन आ रहा है। जो भी फूड चेन वगैरह हो गई है, प्राथमिक उपभोक्ता हो गए हैं या पारिस्थितिकी तंत्र हो गए हैं, इनसे क्वेश्चन अवश्य आ रहा, 100% आ रहा, तो इस बार भी आएगा। तो खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी कौन होते हैं? प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता या द्वितीयक उपभोक्ता या अपघटनकर्ता। तो याद रखिएगा, प्राथमिक उत्पादक नहीं यहाँ पूछा है, शाकाहारी कौन होंगे? प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता क्या होंगे? शाकाहारी। उत्पादक कौन है? हमारे पौधे होते हैं जो कि क्लोरोफिल की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता जो होते हैं ये क्या होते हैं? मांसाहार होती है। ये प्राथमिक शाकाहारी, द्वितीयक मांसाहारी। अपघटनकर्ता ये आपके मृतोपजीवी होते हैं, या फिर कवक और जीवाणु ये सब क्या होते हैं? अपघटनकर्ता होते हैं। इस पर जल्दी एक वीडियो बनाऊंगा तो आप उसको देखिएगा। पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र का जो चक्रण है उसे आप क्या कहते हैं? रासायनिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र, भूगर्भीय चक्र या भू रासायनिक चक्र। पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। इस प्रक्रिया को खनिज प्रवाह या चक्र जीवमंडल में होते हैं। इसमें क्या होता है? जैव भू रासायनिक चक्र होता है, इसमें नाइट्रोजन चक्र, फास्फोरस चक्र ये सब आते हैं। तो जैव भू रासायनिक चक्र पारिस्थितिकी तंत्र के चक्रण को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है, यह आपका दोबारा शायद आया है मे बी ये क्वेश्चन, कि निम्नलिखित ईंधनों में कौन सा न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो पर्यावरण प्रदूषण से भी क्वेश्चन आ रहे हैं आपके। तो कौन सा है? डीजल है, पेट्रोल है, कोयला है, हाइड्रोजन है। तो ये आपका कौन सा है? हाइड्रोजन सबसे कम मात्रा में प्रदूषण उत्पन्न करेगा। सबसे ज़्यादा मात्रा में आपका कोयला, फिर डीजल, फिर पेट्रोल, और सबसे कम मात्रा में इसमें हाइड्रोजन आपका उत्पन्न करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है। ये देखिए, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है 100%। ये पिछली बार मैंने आपको कराया है, देखिएगा प्रीवियस वीडियो में इसको मैंने कराया है। तो यह जंतु दैत्याकार पांडा कहाँ पाया जाता है? यह आपका चीन में पाया जाता है। कहाँ? चीन में। निम्नलिखित किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी? ये भी रिपीट हुआ है, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। भोपाल गैस त्रासदी आपका 1984 में जो हुआ है भोपाल शहर में, ठीक है, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। इसमें आपके मतलब बहुत ज़्यादा लोगों की जान गई थी, हज़ारों लोगों की जान गई थी और बहुत ज़्यादा लोग इससे प्रभावित हुए थे। तो यह कौन सी गैस है? मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट रिपीटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ फिर से रिपीट हो सकता है। 2 बार आ चुका अब तक, मैं चौथा आपको प्रीवियस ईयर करा रहा हूँ बैक से, इसमें 2 बार मिल चुका है क्वेश्चन। किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है? ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर जब क्रिसमस मनाया जाता है तो उसमें क्या होता है? गर्मी का मौसम होता है। जापान, भारत, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में आप देखेंगे दिसंबर के माह से क्या होता है? गर्मी स्टार्ट हो जाती है। दिसंबर से करीब 28-29 फरवरी जो होती है यह गर्मी का समय होता है। तो ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है? आपका गर्मी के समय यहाँ पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है कि गिर वन्य जीव अभ्यारण्य में से किस वन्य जीव का संरक्षण करता है? बहुत फेमस है। गिर कहाँ है? यह आपके गुजरात में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? यह आपके गुजरात में है गिर। और आप सबको मालूम है कि यहाँ किस लिए प्रसिद्ध है? यह शेरों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए यह प्रसिद्ध है। और यह आपको अगर बात की जाए तो यह एशिया में इकलौता है। पूरे विश्व में अगर बात की जाए तो शायद दक्षिण अफ्रीका के अलावा ये अपने आप में अनोखा है दूसरा, ठीक है, जहाँ शेर जो होते हैं अपने उन लोग के लिए प्राकृतिक आवास की सुविधा उपलब्ध कराई गई। तो किस लिए प्रसिद्ध है? शेर के लिए प्रसिद्ध है, शेर के लिए।
और लगभग यह आपका 1400 से ज़्यादा 1424 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह वन्य जीव अभ्यारण्य मेन या शेर के लिए है, और कहाँ है, गुजरात में है। रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? इनमें से कौन सी ऐसी है जो मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है, जहाँ यानी पानी कम होता है? चंदन हो ही नहीं सकता है, फर ये भी नहीं, महोगनी ये भी नहीं, तो आपका कौन सा है? कैक्टस। कैक्टस क्या होता है? यह मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाने वाली एक प्राकृतिक वनस्पति है। इसमें क्या होते हैं, इसमें आपको देखते छोटे छोटे कांटे भी दिखाई देते हैं। इनके पत्ते जो होते हैं उनमें छोटे छोटे कांटे में परिवर्तित हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, जल का ह्रास कम होता है। कब? जब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है तो उस समय जल का जो ह्रास होता है, यानी जल जो जाता है वो कम ह्रास होता है, नुकसान कम होता है जल का। ग्रीन मफलर संबंधित है। ग्रीन मफलर संबंधित है किससे? मृदा प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से या जल प्रदूषण से? तो यहाँ अगर आप बात किया तो ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है ग्रीन मफलर। औद्योगिक क्षेत्रों और जो राजमार्ग होते हैं उनके आसपास रिहायशी इलाकों में 4 से 6 पंक्तियों में वृक्षारोपण कर ध्वनि प्रदूषण को कम करते हैं। ऐसे वहाँ पंक्तियाँ बनाकर वृक्षारोपण किया जाता है, 4 से 6 पंक्तियों में वृक्षारोपण करके ध्वनि प्रदूषण को कम किया जाता है। क्योंकि आप देखते हैं हाईवेज हो गए, वहाँ पे ट्रक वगैरह बहुत चलते हैं, बड़े बड़े वाहन चलते हैं, तो उसके कारण क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण ज़्यादा होता है। या फैक्ट्रीज वगैरह जहाँ हो गई, जहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र जो घोषित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। सबको मालूम है, ये भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड है, प्योर रिपीटेड क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो सूर्य है। उस समय आपको आंसर में दिया था शायद ये आपका सोलर करके कुछ दिया था, तो वो पिछले ही जस्ट है, आपको 2017 में जो हुआ है उसमें भी यह क्वेश्चन रिपीटेड है। तो क्या आंसर क्या है? सूर्य है। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? आपका वरुण का है, बुध का है, शुक्र का है और शनि का है। तो इसमें से कौन सा है? इसमें से या शनि का है। टाइटन किसका है? शनि का है। जबकि आपके बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं होते हैं। वरुण की बात की जाए तो इसमें इसका बहुत ही फेमस है कौन सा? ट्रिट्रोन और मेरिड इनके प्रमुख हैं। बाकी इसके लगभग 13 उपग्रह हैं। और शनि की बात की जाए तो सबसे इसमें यह सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है शनि। इसके कुल मिला के 62 उपग्रह हैं, जिसमें आपका एनसीलाडू, टेथिस, डियान, रिया, हाइपेरियन या फोबे हो गया, ये सब प्रसिद्ध हैं। और टाइटन भी इसी का एक उपग्रह है, सैटेलाइट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बायोडीजल की फसल कौन सा है या किससे बायोडीजल ईंधन बनाया जाता है? यह क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में आ चुका है और अभी आपका 2018 वगैरह में मिलेगा या 19 में, देखिएगा जो लास्ट हुआ है। तो आपका क्या है, मैंने पढ़ाया है जेट्रोफा। अगर ना देखा हो तो आप देख सकते हैं, क्या है जेट्रोफा। क्या है? जेट्रोफा बायोडीजल की फसल है। इससे क्या होता है, इससे हम बायोडीजल बनाते हैं और इसका उपयोग सामान्य ईंधन की तरह कर सकते हैं। जैसे ये पेट्रोल और डीजल गाड़ियां हैं, ये इससे चलाई जा सकती हैं। ओके, और यह आपका जैसे भारत हो गया, इसके अलावा आपका उत्तरी अमेरिका में ये पाया जाता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो इसका राइट आंसर है 1986 को यह पारित हुआ था। लेकिन अगर प्रथम इसके सम्मेलन की बात करें तो प्रथम सम्मेलन इसका 5 जून को हुआ था। कब हुआ था? 5 जून को 1972 में हुआ था इसका प्रथम। कहाँ? स्टॉकहोम में। स्टॉकहोम में इसका
पहली बार 5 जून 1972 को सम्मेलन हुआ था, तो याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। और यह कानून अगर पारित किया गया है तो कानून 1986 में पारित हुआ है। भूमंडलीय तापमान का कारण है, भूमंडलीय तापमान का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भूमंडलीय तापमान का कारण क्या है। हिमनदों में वृद्धि है कि कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि है, या कार्बन डाइऑक्साइड में कमी है, वह वनों में वृद्धि है। तो ग्लोबल वार्मिंग जो आपकी है भूमंडलीय, ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जिसे आप नॉर्मल जानते हैं, अक्सर मुद्दा उठता है। तो उसका कारण क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में वृद्धि की मात्रा के कारण ही, कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि के कारण ही ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जिसके कारण समुद्र का जल स्तर हो गया। बाढ़ तूफान जैसी चीज़ों से आप आए दिन सुनते रहते हैं न्यूज़ में कि यहाँ पे बाढ़ आई, तूफान आया। ये इसी कारण हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने के कारण, जो कि आपकी CO2 गैस के कारण होती है। इसीलिए हम अब इन दोनों की बात किया जाए तो हम गाड़ियों में भी नया चीज़ अपना रहे हैं, क्या, इलेक्ट्रिक व्हीकल भी। तो वह इसी कारण है कि ताकि हम प्रदूषण को कम कर सकें। निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। तो याद रखिए कि सर्वाधिक जैव विविधता आपकी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम में पाई जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता आपकी पाई जाती है। नेक्स्ट बात की जाए तो नेक्स्ट है कि निम्न में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है। मृदा यानी किस मिट्टी का निर्माण आपका लावा द्वारा होता है। ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है उसके द्वारा किस मिट्टी का निर्माण होता है, तो आपकी काली मिट्टी का। किसका, काली मिट्टी का निर्माण होता है। अगर आप बात करेंगे यह मिट्टी हमारे देश में कहाँ कहाँ पाई जाएगी, तो महाराष्ट्र में इसका सबसे अधिक आपको देखने को मिलेगी। इस मिट्टी से आपको पोटास वगैरह हो गया, चूना हो गया, लोहा हो गया, पर्याप्त मात्रा में मिलता है सब। और आपने पढ़ा होगा बचपन में कि काली मिट्टी किसके लिए सबसे ज़्यादा उपजाऊ है, तो यह कपास के लिए। इसमें प्रचुर मात्रा में कपास की खेती होती है, बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छा माना जाता है कपास की खेती के लिए। वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की परावैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह से आने तक रोकती है। परत से एक क्वेश्चन 100% डेफिनेटली आएगा ही आएगी, हर बार आ रहा है। तो इस बार भी आया है, लेकिन थोड़ा घुमाया है इस बार। क्या कि समताप मंडल, आयन मंडल या झोप मंडल, मध्य मंडल, इनमें से कौन सा वह मंडल है, कौन सी परत है जो परावैंगनी किरण होती है सूर्य के प्रकाश द्वारा, उसे पृथ्वी पर आने से रोकती है। और इसी को हम अगर बात करें तो ओजोन मंडल के नाम से भी जानते हैं। किससे, ओजोन मंडल के नाम से भी हम इसी को जानते हैं। तो वह कौन सी परत है आपकी, समताप मंडल। इसी को हम ओजोन मंडल के नाम से भी जानते हैं। यह क्या करती, परावैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है और बहुत ही अत्यंत अल्प मात्रा में, लगभग करीब 6% के आसपास, 6.01 के आसपास, या केवल आने देती है हमारी पृथ्वी में, बाकी या ऑब्जर्व कर लेती है सारी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार से है। गंगा एक्शन प्लान किस लिए लाया गया था, तो जल की गुणवत्ता को सुधारने के लिए गंगा एक्शन प्लान का लाया गया था। इसकी बात की जाए तो करीब 1985 के आसपास की बात है, जब राजीव गांधी द्वारा गंगा कार्य योजना गैप एक प्रोजेक्ट था, उसका उद्घाटन किया गया था, शुभारंभ किया गया था। और इसकी अवधि की बात करें तो इसमें लगभग 901.71 करोड़ रुपए का व्यय हुआ है। इसमें कितने वर्ष में, 15 वर्ष में। लेकिन फिर भी गंगा जो है वह साफ़ नहीं हो सकी, और आज भी कई कार्यक्रम चलते हैं लेकिन सब दिखावा है शायद गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि होता कुछ नहीं है, सिर्फ पैसे खा लिए जाते हैं या क्या कर लिए जाते हैं, तो मंत्री ही जाने भाई, अपना काम पढ़ना पढ़ाना। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है। कौन सा वृक्ष आपका जैविक कीटनाशक का उत्पादक है, तो आपको मालूम है भाई साहब, नीम। नीम से अच्छा वृक्ष कुछ नहीं है। भारतीय मूल में अगर बात की जाए तो बहुत मात्रा में आपको देखने को मिलेगा यह नीम का वृक्ष, और पतझड़ वृक्ष भी माना, यह एक पतझड़ वृक्ष भी है।
और इसका जो वानस्पतिक नाम है आपका, यानी वनस्पति के रूप में जो इसका नाम रखा गया है वह एजाडिरेक्टा इंडिका। एजाडिरेक्टा इंडिका इसका वनस्पति नाम है। और अगर नीम की पत्तियां कोई रोज़ खाता है तो समझ लीजिए शुगर जैसी बीमारियां भी कंट्रोल हो जाती हैं। लोग कहते हैं ना कि ब्लड शुगर है, कभी सही नहीं होता है, लेकिन सही रहता है। आप नीम की पत्तियां खाइए, आपका ब्लड शुगर बढ़ेगा नहीं। आप उसके बाद चाहे तो मीठा भी खा सकते हैं, ट्राई करके देखिएगा। हालांकि इसे नहीं करना कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों सारे क्वेश्चन ख़त्म हुए और आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि 30 आउट ऑफ 30 किसी के आए हैं, आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, 30 में कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और नेक्स्ट वीडियो भी आपको जल्दी मिल जाएगा। नेक्स्ट डे आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा 2016 का जो प्रथम हुआ था, या द्वितीय जो मैंने आपको करा दिया, प्रथम हुआ था फरवरी मंथ में, तो वो भी आपको वीडियो मिल जाएगा। और जल्दी इसके ख़त्म होने के बाद आपका CDP के क्वेश्चंस की प्रीवियस ईयर होगा और नए क्वेश्चंस की सीरीज भी हम कराएंगे जो आपकी टिल 25 जुलाई तक, यानी 24 जुलाई तक स्टार्ट रहेगा। 25 को आपका पेपर है। ओके, जय हिंद दोस्तों। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। नमस्कार।